जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना, गुरु जी की संगत को नमन। आज फिर आप संगत के बीच गुरु जी के सत्संग, अपने भाव गुरु जी के प्रति वो रखने के लिए ऑनलाइन आया हूँ। गुरु जी संगत में जब कोई किसी की शादी, कोई फंक्शन वगैरह होता तो उसके कार्ड अपने हाथ से भी दिया करते थे। वैसा तो मेरे साथ नहीं हुआ कि कोई स्पेशली कार्ड गुरु जी ने मेरे लिए दिया हो, लेकिन एक संगत का कार्ड, शादी का कार्ड था जो मुझे मिला गुरु जी की कृपा से। मैं उस दिन सेवा थी मेरी बड़े मंदिर में, तो और जो फंक्शन था वो मेरे, जहाँ मेरा रेजिडेंस था उसके पास में ही वो था फंक्शन। तो मैंने कहा कि बेटी की शादी है तो थोड़ा लेट भी चले जाएंगे, क्योंकि वैसे स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई काम असाइन तो नहीं था मेरे को कि वहाँ जाके मेरे को किया जाए। तो मैंने ये था कि इधर सेवा करके, ओवर करके, और फिर जब सीधे जो है ना वहाँ पहुँच जाएंगे फंक्शन प्लेस पे। तो क्योंकि सुबह तक ही शादी का तो फंक्शन सुबह तक रहना है। तो मैं 11 सवा 11 बजे करीब यहाँ से बड़े मंदिर से मैं सेवा से फ्री हुआ और वहाँ से सीधा मैं उसी फंक्शन प्लेस पे पहुँचा। तो वहाँ मैंने देखा कि माहौल, जो शादी का एक खुशनुमा माहौल होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। अब मैं किसी से ऐसी बात पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि शादी, बच्चों की शादी है तो वहाँ एक एन्जॉयमेंट का एक माहौल होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा गमी का सा माहौल था। मैं वहाँ जो प्रोसेस में मैं शामिल हुआ, मैं अपने घर वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि उस दिन जिन आंटी की ये शादी थी, वो उसमें शादी के टाइम पे जब वो तैयार होके, सज के तैयार हुए थे, तो उसके बाद पता लगा कि वो जो है ना, मतलब चले गए। मतलब उनका जो है सांसें वो हो गई हैं, और गुरुजी ने उनको फिर नई लाइफ दी। मतलब उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी के बाद फिर नया पन्ना गुरुजी ने लिखा और शादी हुई। तो वो जो वहाँ का जो माहौल था, जिस तरह का माहौल था, उस माहौल में जो मेरे को तब नहीं पता लगा कि क्या हुआ था, लेकिन बाद में जब मैं बड़े मंदिर गया तो वहाँ मेरे को पता लगा इस तरह का कि वो तो गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की है उन पे कि उस गुड़िया की जो लास्ट ब्रीद हुई थी उसको नए सिरे से उसको किया, और आज भी वो हम सब के बीच में है। गुरुजी की जो दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ जो ब्लेस करते हैं गुरुजी, तो उसके वो आज भी मौजूद हैं हमारे बीच में। एक दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ एक सत्संग और हुआ उस दिन का जो सत्संग था, और वो काफ़ी टाइम बाद जाके जो है ना, जो उस शादी के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन अंकल ने विद ड्यू परमिशन जो है ना सुनाया था कि उस दिन वो था कैटरर जो किया था उन्होंने, जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने कैटरर किया था। तो उसको लास्ट मोमेंट पे वो कैटरर जो है वो पीछे हट गया। तो फिर एक संगत के अंकल थे, उनके थ्रू जो है ना वो कैटरर हुआ कोई। तो उस कैटरर ने उनसे बोला था कि जी शादी वाले दिन, जिस दिन बारात आनी है, उस दिन जो है ना आप मेरे को कुछ हार्ड कैश जो है ना वो दे देना, क्योंकि जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए जो है वो नगद चलता है। बाकी तो जो मैं हिसाब किताब तो बाद में हो जाएगा, लेकिन उस स्पेसिफिक डे में मेरे को जो है ना एक अमाउंट दे देना नगद, जिससे कि मैं ये छोटे मोटे काम मैंने अपने निकाल सकूं। तो क्योंकि वहाँ वो शादी में माहौल ही एकदम बदल गया था उसकी बिटिया के उसकी वजह से, तो वो भूल गए, उनको नगद पैसा देना उनको भूल गए। अब हुआ क्या, जब शादी ठीक हो गई, ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उसके बाद में हिसाब करने के लिए जब वो अंकल ने उसको बुलाया, ये जो कैटरर था उसको बुलाया उन्होंने कि भाई जो तुम्हारा क्या हिसाब किताब हुआ है।
तो उनको जैसे टोटल करके उन्होंने हिसाब किताब जो था जितने में तय हुआ था, उन्होंने वो पेमेंट उनको करी, उसको कैटरर को, और कैटरर ने उसमें से 50,000 रुपये निकाल के वापस उनको दे दिए। तो उन अंकल ने सोचा कि शायद ये मतलब हमारे जो आपस का रिश्ता है, भाई पुरानी हमारी जो है रिलेशन है, उसकी वजह से ये उसमें छूट कर रहा है। तो कहने लगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप रखो अपना, जितने की बात हुई थी। उसने कि नहीं, मैं इसलिए वापस कर रहा हूँ कि उस दिन मेरे को जो है ना 50,000 रुपये वो नगद मेरे को मिल गए थे। तो उन्होंने, अब अंकल को लगा कि बाकी सारे तो उसके बिटिया के उसमें इधर उधर घूम रहे थे, परेशान थे, तो वो चीज़ उनके दिमाग से ही निकल गया कि उनको नगद पैसा देना है। तो कौन रिश्तेदार या कौन संगत का कौन ऐसा इंसान है जिसने वो उनको पेमेंट की। तो उन्होंने कहा कि जी आप मतलब हुलिया वगैरह पूछने लगे वो कि भाई कैसा कौन था जिसने वो आपको पेमेंट वगैरह की थी। उन्होंने कहा जी उस दिन मैं शाम होने को आई थी और नगद पैसे की ज़रूरत पड़नी थी और मैं बड़ा परेशान था, और इन्होंने कोई मेरे को पैसा दिया नहीं, जबकि मैंने बोला था कि उस दिन जो है ना शादी वाले दिन ज़रूर मेरे को जो है ना कुछ नगद पैसा दे देना। तो कह रहे इतने में एक वहाँ से उसमें शादी के उस पंडाल में ही थे, तो उन्होंने आके पूछा भाई क्यों परेशान क्यों हैं। वो कहने लगे जी इन्होंने वो नगद पैसा कुछ देना था लेकिन दिया नहीं और अब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, अब ये मैं कहाँ से वो अरेंजमेंट करूँ। तो उन्होंने जेब से निकाले 50,000 रुपये और कह रहे मेरे को दिए, और कह रहा है कि उसको उन्होंने बोला कि उसकी बिटिया की शादी है तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो। तो उस दिन जो उन पैसों से सारा काम चल गया। तो अंकल जो उनसे पूछने लगे कि उनको था कि अगर जिसने भी दिए हैं शादी के टाइम पे, जिसने भी वो उनको पेमेंट की है 50,000 की, तो उनको वो लौटा देंगे। तो हुलिया करने लगे। इतने ही जो है ना उनकी जो कैटरर था उसकी नज़र गई, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे उनके घर में। तो उन्होंने बोला, पूछा, कैटरर ने पूछा उनसे अंकल से कि भाई ये कौन है। कह रहे हमारे गुरुजी हैं। कह रहे यही तो उस दिन आए थे और इन्होंने ही जो है ना 50,000 मेरे को नगद दिए थे और ये बोला था कि बिटिया की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब दो बड़े सत्संग गुरुजी ने उस दिन मतलब वो किए कि एक तो उनकी वो लाइफ ब्लेस की, और दूसरा जो उसकी वजह से जो परेशानी उनके वहाँ चल रही थी पंडाल में, जो गया था मैंने महसूस भी की, लेकिन मैं किसी से पूछ नहीं पाया क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ पूछना बन ही नहीं रहा था। तो मैं चुपचाप, जैसे और लोग बिल्कुल शांत साइलेंट मोड पे थे, मतलब जो एक खुशी का माहौल होता है शादी में, बिल्कुल नहीं था। वो बाद में मेरे को पता लगा कि उनकी लाइफ ही ब्लेस की है, और दूसरा ये पता लगा कि वो उनको जो है ना 50,000 रुपये दिए। फिर अंकल ने उनको कैटरर को बोला, कहने कि जी ये पैसे हम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो जिस दाता ने दिए हैं ये तो फिर आपके लिए है, तो ये इसमें हमारा कोई हक नहीं है। तो उन्होंने उनको वो वापस कर दिए। ऐसे मेरा छोटा भाई जो हैदराबाद में है, वो मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगा 2006 से। उसने अपना बिजनेस वगैरह सेटअप किया था, लेकिन हम बिजनेस क्या करते हैं कि हमारे ये है कि दुकान खोल लिया, कोई फैक्ट्री खोल ली, तो पहले महीने से, पहले दिन से इसमें बढ़िया इनकम शुरू हो जाए। उसमें मेहनत के साथ साथ जो है ना, वो कहते हैं जी कुछ किस्मत काम करती है, तो उसके लिए भी भागते हैं, सब लोग भागते हैं इधर उधर। और फिर उनको ये लगता है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना हमारे पास आ नहीं रहा, तो वो फिर इनको कहीं जन्मपत्री दिखाते हैं, कहीं किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं, तो ऐसे चलता रहता है सारा मामला। तो उन्हीं उसमें जिसने जो भी बता दिया, जहाँ भी बता दिया, वो जो है ना वहाँ जाता था, जो उपाय करना था वो उपाय जिसने बता दिया वो उपाय भी करना। इवन एक मुखी रुद्राक्ष के लिए नेपाल तक भी धक्के खाए उसने, सब कुछ किया। लेकिन मेरी जब से उससे बात होती, जब भी बात होती थी, तो मैं उसको यही बोलता था, मैंने कि भाई तो इधर उधर भटक रहा है, तो ये ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और तू भटकना छोड़ और सिर्फ गुरुजी को मत्था टेक ले। लेकिन क्योंकि टाइमिंग और जो है ना वो गुरुजी की होती है कि कब किसको बुलाना है अपने दर पे, और वो टिकेगा कब, ये भी ज़रूरी है कि ऐसा पंछी जो दाना चुगे और उड़ के चला जाए वो भी नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे ये था कि मेरे बार बार कहने पे भी जो है ना वो गुरुजी के यहाँ नहीं गया। ये गुरुजी का अपना था कि मैं तो बार बार बोलता था, लेकिन उसका वक्त नहीं हुआ था, उसका समय गुरुजी के हिसाब से नहीं हुआ था, वो गुरुजी की शरण में नहीं गया। 2015 में उससे बड़ा जो वो भाई है मेरा, उसकी एक राइट साइड में हार्ट पे जो है ना कुछ प्रेस कर रहा था, तो उसने जो राइट साइड का वो कराया एक्सरे और MRI वगैरह कुछ हुआ,
उसमें पता लगा कि कोई सिस्ट है जो बढ़ के जो है वो हार्ट की तरफ चली गई है, और उस डॉक्टर ने बोला कि ये और ज़्यादा हो गई तो हार्ट को जो है ना वो ब्लॉक कर देगी। तो उसका ऑपरेशन होने की बात आई, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए जो है ना इधर उधर गए, इसमें अपोलो में भी गए, वहाँ उन्होंने पूरा हिसाब किताब बना दिया, सारा कुछ एक हैंडसम पैकेज था उसका कि भाई इतने इतने में उसमें होगा, लेजर से सर्जरी होगी, ओपन होगी, जो भी है। फिर उनके वो छोटा भाई था जिसका ऑपरेशन की बात बोली गई थी, उनके फादर इन लॉ जो हैं वो इसमें हॉस्पिटल से ही रिटायर हुए थे, तो वो थोड़ा बहुत इस चीज़ का जानते हैं। उन्होंने कहा भी एक सेकंड ओपिनियन और ले लेते हैं, यहाँ से अपोलो के अलावा भी ओपिनियन ले लेते हैं। तो उन्होंने फिर देखा कि ऑपरेशन तो होना, ये तो मस्ट हो गया, अब किस सर्जन से कराया जाए और कहाँ कराया जाए। उसके लिए जब उन्होंने देखा तो उसमें एक्शन बालाजी जो हॉस्पिटल है पश्चिम विहार में, वहाँ भी वो एक डॉक्टर से मिले, और उस डॉक्टर ने बोला, कहने कि जी ऑपरेशन तो आपका होगा, लेकिन लेज़र से करने के बाद ये है कि एक ऐसा एप्रीहेंशन है कि अगर हमें लगा तो उसके बाद ओपन भी सर्जरी करनी पड़ेगी ये काट के। तो अब उसने घर में बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, और इस तरह से वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होना है और लेजर से करेंगे, और लेजर में अगर कुछ हमें समझ में नहीं आया तो फिर ओपन करना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि जब बीच में ही ओपन होना है तो फिर डबल वो क्यों रिस्क लेना, एक बार ओपन ही करा लेते हैं। तो वहाँ तय हुआ, अपोलो से करीब 70,000 के करीब उन्होंने वो कम बनाया, एस्टिमेट जो बनाते हैं वो उन्होंने कम बनाया। और उसके बाद जो है उसने ऑपरेशन के लिए जो पैसे जमा करने थे उसमें जितना उन्होंने पैकेज का बताया था उसमें से 10,000 रुपये कम जमा किए हॉस्पिटल में। उसका ऑपरेशन हुआ, पूरी रिब्स उसकी कटने के बाद में ओपन, ये पूरी चेस्ट ओपन की गई उसकी। तो उसमें पाया, हमें तो बाद में दिखाया कि उसकी जो हार्ट की साइड तो था ही था, वो सिस्ट जो था वो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में उससे भी ज़्यादा था, और दो काफ़ी बड़े जार थे, और उस दोनों जारों में उस जो अंदर से काट के निकाला गया था पीस जो है वो पूरे दोनों जार भरे हुए थे। तो जब हमें दिखाया तो हमने देखा कि भाई ये तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि ये तो एनाकोंडा है, ये तो कह रहे हैं एक सांप का बच्चा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वो है, इतना पता नहीं था। और अगर ओपन हार्ट नहीं होती और उसकी लेज़र की होती, जैसे कि वो अपोलो में वो पहले प्रेफरेबली बोल रहे थे, तो वो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत करती, क्योंकि राइट साइड का तो पता ही नहीं था, ना उसको भाई को पता था और ना डॉक्टर को पता था। और वो ओपन हुआ तो ओपन से वो सारा कुछ सामने आ गया और सब कुछ निकल गया। तो जब 3-4 दिन के अंदर कोई किसी को जाने नहीं देते थे वहाँ जहाँ उससे मिलने, तो 5 मिनट में 2 लोग 5 मिनट के अंदर ही उनका दोनों लोग देख के आ सकते थे वापस। तो वहाँ से हम क्या करते, जो मिलने वाले थे रिश्तेदार वगैरह वहाँ आते थे, तो अब जो हॉस्पिटल गया और वो देख नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं कि क्या हाल है, तो वहाँ से वीडियो बना के ले आए और उनको दिखा दिया कि जी ये पोजीशन चल रही है। जब वो वहाँ से उसमें वापस उसमें लाए, वार्ड में जब लेके आए उसको, और जिस दिन उसका डिस्चार्ज का दिन था, तो जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि जी कल डिस्चार्ज कर देंगे, तो मैं भी वहाँ मौजूद था और सब थे। तो उन्होंने आके बोला कि जाके जो ना आप अपना बिल बनवा लीजिए फुल एंड फाइनल का, और इनका आज जो है ना डिस्चार्ज कर रहे हैं इनको। तो मैं अपनी जेब में 20,000 रुपये नकद लेके गया था, क्योंकि मुझे पता था कि 10,000 रुपये तो हमने पहले ही जमा कराएं, जो जितना उन्होंने पैकेज बताया था उससे 10,000 कम जमा कराएं, तो वो 10,000 तो जाने और ऊपर कुछ लगेगा तो उसके लिए था। तो मैं जब नीचे गया, काउंटर पे गया, और मैंने बताया कि जी ऐसे ऐसे इनका जो ना वो फाइनल बिल वो कर दो, इसमें प्लेस कर दो। तो उन्होंने टोटल करने के बाद में उन्होंने बोला कि जी आपका 13,000 रुपये जो है ना वो रिफंड बनता है, तो उस काउंटर पे जाके आप अपना पैसा ले लो। तो मैंने वहाँ गया काउंटर पे, और वहाँ से 1,000 के नोट तब चलते थे, तो 1,000 रुपये का नोट मैंने 13 नोट लिए और मैं ऊपर चला गया। तो भाई उसको होश था, उसने मेरे से पूछा कि भाई साहब और कितने लगे, क्योंकि हम में से सब ये कंफर्म था कि पैसे जितना प्राइवेट हॉस्पिटल ने बता दिया उतना तो उन्होंने लेना ही लेना है, उससे ऊपर हो सकता है, एक पैसा कम नहीं होगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला मुँह से, और चुपचाप जो है 13,000 रुपये जो है निकाल के उसको दिखा दिए। मैंने कहा जी ये तो मेरे को तो वापस दिए। तो उनके जो ससुर जो मेडिकल लाइन से थे, हॉस्पिटल से रिटायर हुए थे,
उन्होंने बोला, कहने लगे मेरी इतने साल की, मतलब करीब 40 साल उन्होंने सर्विस की है मेडिकल लाइन में, और उन्होंने बोला कि आज तक मैंने ऐसा कोई केस प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना बता दिया उससे ज़्यादा तो बना सकते हैं, पर कोई हॉस्पिटल पैसा वापस करेगा, कह रहा आज तक सुना नहीं। मतलब ये उनके लिए तो एक चमत्कार था, लेकिन हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने पहले तो अपोलो से 70,000 रुपये से वो कराया, क्योंकि उसका पैकेज और इसका एक्शन बालाजी के जो पैकेज में 70,000 का डिफरेंस था। 70,000 कम वहाँ लगे, 10,000 और कम हम किए, और 13,000 उन्होंने वापस करा दिए। ये एक था, होता है कि ऐसा गुरुजी ही करा सकते हैं, कि क्योंकि कहते हैं कि शेर के मुंह से तो जो है ना, कोई हो सकता है वो टुकड़ा एक बार मुंह के जाने के बाद वापस आ जाए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल आज का जो चल रहा है, जिस तरह का उनका काम कमाना है, हर तरह से कोशिश उनकी यही होती है कि चाहे आपके ज़रूरी हैं या गैर ज़रूरी हैं, जितने भी हैं आपके टेस्ट भी कराएंगे, चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर अभी पीछे मदर का आँख का एक ऑपरेशन कराना था, एक आँख का बहुत पहले कराया था उनको मदर का, तो दूसरी आँख में हल्का हल्का वाइट जो है ना स्पॉट आना शुरू हो गया था। तो हमने मदर से कई बार बोला, मैंने कि अम्मा इसको जो है ना इसको करा लो, नहीं अगर ये भी ख़राब होगी तो दूसरी भी चली जाएगी, क्योंकि नाक का, कान का और आँख का इनका एक लिंक होता है, एक में प्रॉब्लम आई तो दूसरी भी साथ साथ दूसरे में प्रॉब्लम आएगी। तो एट लास्ट दरियागंज में जो है सराफ के यहाँ हमने वो उनका ऑपरेशन कराया। तो एक उनका भी वो पैकेज होता है जी, ये कौन सा वाला लेंस डलवाओगे, क्या ये होगा, नई पद्धति से होगा, ये सब कुछ होगा। उन्होंने एक टोटल पैकेज बना दिया, उतने पैसे जमा करा दिए जिस दिन हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन होना था। मदर को सबसे पहले वहाँ लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, उनके बाद के पेशेंट निकलते रहे, लेकिन वो निकल के ना आए। अब हमें ये लगा कि उम्र अप्रोक्सीमेट 80-81 के आसपास थी, और मैंने कि कुछ ना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ गया कि जिस वजह से मदर को लेके नहीं आ रहे। अब हम पूछें किससे, वो पूछने वाली पोजीशन नहीं थी, कि बहुत अंदर जाके ऑपरेशन करते थे, क्योंकि मैंने भी वहीं कराया था, तो मुझे पता कितने अंदर है। अंदर से कोई बाहर आएगा और वो भी स्टाफ का होगा, वही कुछ बता सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बता सकता अंदर क्या हो रहा है। तो जब लास्ट में वो निकले तो वो उसमें रखते हैं, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और उसके बाद वो अगले दिन सुबह आने के लिए बोल के और छुट्टी कर देते हैं। तो हमने नेक्स्ट डे छोटा भाई गया वहाँ, डॉक्टर ने चेक किया कि ऑपरेशन ठीक हुआ है नहीं हुआ। उस दिन डॉक्टर ने रिवील किया कि जी जो नई पद्धति है फैको, जो वो है नया जो प्रोसीजर हुआ है, उससे इनका नहीं हुआ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा था और इनकी एज के हिसाब से भी ज़्यादा था। तो ये पुरानी उससे किया गया इनका ऑपरेशन, और 7,000 रुपये आपका एक रिफंड बनता है। यानी कि ये दूसरा ऐसा वो था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे जमा कराए हैं, और उसमें से 7,000 रुपये डॉक्टर अगले दिन नहीं बताता तो हमें नहीं पता लगता। हम हमारे पास कोई जरिया नहीं था कि हम ये उस पता कर सकें कि वो कितने पैसे लगे, लेकिन उन डॉक्टर ने बताया, और उस हाथ के हाथ उसी दिन ही नेक्स्ट वेरी डे जो है वो 7,000 रुपये वापस हो गए। गुरुजी के यहाँ जैसे वो बोलते हैं कि सब कुछ है, वो कहते हैं मानो तो देव है, नहीं तो भीत के लेव है। फर्स्ट टाइम जब एम्पायर स्टेट में मैं डेली जाया करता था, 4 दिन जाता था, 5वें दिन जो है ना बड़े मंदिर जाते थे, और 2 दिन कोई सेवा होती थी, बुधवार की तो रखते ही थे, उसके बाद मंगलवार को भी जाना हो जाता था, तो लगभग 7 दिन का चलता था। तो मेरा साला जो है वो लखनऊ के पास से जो है ना हमारे यहाँ आया हुआ था, तो शाम को मैंने जाना था, मैंने और बिटिया ने जाना था। तो वो कहने लगा जीजा जी मैं भी चलूँगा। मैंने कि चलो। स्कूटर पे था, तो क्योंकि मैं बैठ गया, बिटिया बैठ गई, और पीछे से जैसे ही वो बैठा, वो बैठते ऐसे लगा जैसे पिछले पहिए की हवा निकल गई। तो मेरे को लगा, मैंने कि भी चलो बीच में एक बसंत कुंज में एक वो पड़ता है जगह, तो वहाँ मैं चेक करा लूँगा उसको, हवा को कम है। तो मैं बड़ा हल्के हल्के चलाता रहा कि कभी ऐसा ना हो कि पिछला पहिया ही बैठ जाए बिल्कुल। तो मैंने उसको वहाँ देखा, एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उस पेट्रोल पंप पे भी नहीं हवा मिली। एक आगे एक बार पंक्चर लगवाया था मैंने, वहाँ भी हवा नहीं मिली, मतलब वो भी बंद था। और एम्पायर स्टेट हम पहुँच गए उसी उसमें, और पूरे रास्ते मेरे को ये लग रहा था कि पिछले पहिए में हवा बहुत कम है, और बड़ी मुश्किल से पहिए वो चल रहा है, स्कूटर चल रहा है, और ये जो है
वापसी में रात को आना होता था, 11-12 के बाद ही हम निकलते थे। वो उधर की बाहर की जो सेवाएं थी उनको ओवर करके, जल प्रसाद वाला, हैंड वॉश का, जोड़ा घर का, वो सब कुछ करके, तो जब तक आखिरी ना निकल जाते थे तो जोड़े से लेके तब तक वहाँ से निकल ही नहीं सकते थे। तो वो सब कुछ करके सफाई करके निकलते तो टाइम लगता था। लेकिन लास्ट में वही स्कूटर था, वही हम 3 लोग थे। पिछले पहिए की जो हवा जो गायब लग रही थी कि बहुत कम है, और पहिए में उसमें टायर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो कुछ नहीं था। ये उस साले के साथ हुआ। उसी पीरियड में मैं मदर से बोला कि अम्मा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और आप चलो। तो उन्होंने बोला कि आजकल जो जिस तरह से टीवी पे आ रहे हैं ये नई नई बातें सुनते थे, तो मदर कहने लगी आजकल तो सब ऐसे ही हैं, अपनी दुकानदारी लेके बैठते हैं और मतलब लोगों को जो है ना वो करते रहते हैं। मैंने कि वहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं, ना फूल प्रसाद लेके जाना, ना ये जोत बत्ती अगरबत्ती है, कुछ भी नहीं है। वहाँ तो उल्टा ये होता है कि शांति से 2 घंटे शब्द सुनो और लंगर करा के भेजते हैं गुरुजी। तो वहाँ तो ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ना कोई पैसा चढ़ता, ना कुछ चढ़ता उसमें। तो मदर ने एक दिन ऐसे ही बोला कि मैं तो तेरे गुरुजी को जब जानूँ जब मेरी बीड़ी छुड़ा दे, क्योंकि मेरी मदर को गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम थी। तो एक दिन मेरे फादर ने उनको बोल दिया कि भाई खाना खाने के बाद जो ना एक आध बीड़ी, तेरे को ऐसा लगे तो एक आध बीड़ी पी लिया कर। तो पिताजी के पूरे बंडल रखे होते थे और माचिस को भी पूरा पूरा होता था, अवेलेबिलिटी थी। वो मदर की हैबिट में आ गया। और मदर तो कम पिए, उनके बहाने जो है ना अड़ोस पड़ोस में वो माहौल ऐसा था गांव का कि वहाँ की औरतें आके जो है ना हमारे घर में वो बीड़ी क्योंकि अवेलेबल थी ईजिली, तो वो सारी आके वहाँ पीने लगे। अब हमें वो बुरा लगता था लेकिन हम कह नहीं सकते, मदर को बोलते थे। तो मदर क्या है कि क्या करूँ भैया, मेरी तो प्रॉब्लम ऐसी है, तो मैं तो इस वजह से इसको पीती हूँ कि मैं तो अपनी बीमारी की वजह से पी रही हूँ, कोई वैसे मतलब शौक में नहीं है। मदर ने जिस दिन मेरे को बोला कि मैं तेरे गुरुजी को मानूं, मैंने कि अम्मा गुरुजी मेरे नहीं है, जो भी उनको मानता है गुरुजी उनके हैं, सब वो सबके गुरुजी हैं। और मैंने कि तुमने मांगने पे आई, तुमने ऐसी क्या चीज़ मांगी, ये तो लत तुमने ही लगाई है, तो तुम ही अपना आप छोड़ सकती है इसको। एक पहली बार जो है वो मनोज जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, उसको मैंने बोला, जमुना पार से उसने आना था और मैंने आना था डोमेस्टिक एयरपोर्ट पालम की तरफ से, उसमें जाना था। तो वो लेके चला मदर को घर से, और वहाँ लाडो सराय आके उसने मेरे को फ़ोन किया, कह रहा भाई साहब मौसी को मैं ले तो आया हूँ, लेकिन जो है ना फिर किसी दिन ले जाएं, मैं उनको एक संगत है लाडो सराय में, कह रहा है उनके यहाँ छोड़ दूँ मैं। तो जब मदर को लगा कि वो मेरे को छोड़ने वाला है, तो मदर ने बोला भैया तू मेरे को गुरुजी के यहाँ ले जाने के लिए लाया, या तो गुरुजी के यहाँ ले जा या मेरे को वापस घर छोड़ के आया, मैं जो है ना किसी के घर नहीं ठहरूंगी। तो वो मजबूरी में वो उसमें एम्पायर स्टेट ले गया मदर को, और रात को उसने ही लेके जाना था वापस भी चले गए। उसने कुछ नहीं बताया कि क्या बात हुई, कैसे हुआ, उसने कुछ भी नहीं बताया। और उसने क्या किया कि जब अगले दिन मैं गया और वो गया, दोनों सेवा जब फिनिश हुई रात को, तो तब हम एक दूसरे पॉइंट से जहाँ से अलग होते हैं वहाँ उसने बताया कि भाई साहब कल मौसी को मैं लेके आया था, तो जैसे ही मौसी मेरी मोटरसाइकिल पे बैठी थी, तो मैं मोटरसाइकिल को गियर आगे बढ़ाता हूँ जितने भी, लेकिन मोटरसाइकिल ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई खींच रहा है, मतलब। और उसको कह रहा लाडो सराय में मैं घबरा गया था, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने में मेरे सिर से लेकर पाँव तक मेरे पसीने आ गए थे, और मुझे ये लगा था कि मैं मौसी को नहीं किसी बला को बैठा के ले जा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए बोला था मौसी से कि मैं तुम्हें उनके यहाँ छोड़ देता हूँ, पर उन्होंने मेरे को ये बोल दिया या तो मेरे को घर छोड़ के आया, नहीं तो गुरुजी के लिए लेके आया तो वहाँ छोड़ गया। तो मैं लेके आया था, लेकिन कह रहा भाई साहब वो वापस जब मैं लेके गया हूँ तो पूरी फ्लो में गई है मोटरसाइकिल। यानी कि जो हमारे साथ समस्या हैं, परेशानियाँ हैं, चाहे वो आप उसको भूत प्रेत का नाम दे लो, चाहे और आपकी किस्मत के जो लेखे हैं उसका नाम दे लो, या आपके कर्मों का हिसाब किताब ले लो, वो उसको पता है, उस चीज़ को पता होता है कि वो जब गुरुजी के दर पे जाने के बाद उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। तो वो जो आपको एंजॉय कर रहे हैं, आप एक बार किसी को अपने कंधे चढ़ा लोगे तो वो फिर अपने पाँव नीचे नहीं चलेगा, उसको कंधा ही चाहिए। तो ऐसी ये समस्याओं का होता है कि उसको पता है कि ये वहाँ जाने के बाद उनकी कुछ नहीं चलेगी और उनको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कोशिश ये करते हैं कि बंदा वहाँ तक पहुँचे ही ना। क्योंकि एक सत्संग हमने वो सुना था
कि गुरुजी ने बापूजी को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे संगत आएगी, और उनको एक प्रसाद बोला था गुरुजी ने कि ये जहाँ गुरुजी का जन्म स्थान है वहाँ एक लाहौरी ईंटें थी, तो गुरुजी ने उनको बोला था कि वो आएंगे और उनको ये दे देना प्रसाद में। तो जब वो गए वहाँ डुगरी गए, बापूजी से मिले, तो बापूजी ने उनका नाम पूछा, नाम पूछ के उन्होंने जब चलते हुए उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है और ये प्रसाद आपके लिए। वो लेके उस प्रसाद को अपने घर लेके गए। रात को 12 बजे के बाद बताते हैं कि जो बला, जो समस्या, जो परेशानी उनको थी उनके घर में, उसने उनको जगाया है उन अंकल को, और जगा के ये बोला कि मैं तुम्हारे घर में जो है ना पूरे इस खानदान को ख़त्म करने के लिए था, तहस नहस करने के लिए था, और मैंने जो जिसके लिए मैं आई थी वो मैं करके जाना था मैंने, लेकिन जो चीज़ तुम कल लेके आए हो यहाँ उसके सामने मेरी कुछ नहीं चल रही है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। हमारे घर में भी कुछ ऐसी समस्याएं थी, क्योंकि हमने देखा है कि एक तांत्रिक आया था, मदर ने बुलाया था, और उसने अपना कुछ करने की कोशिश की थी, और वो उल्टा अटैक उसके ऊपर हो गया था। और वो हमें ये डर हो गया था उस दिन, क्योंकि उसको काफ़ी देर बाद होश आया था। हमें ये डर था कि अगर ये मर गया तो एक मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हो जाएगा, और हमने ऊपर वाले से यही दुआ की थी कि ये कम से कम जो है ना यहाँ से ठीक ठाक चला जाए। तो ऐसा था। तो मदर के साथ जब मदर गई जब भी, और साले के साथ जब साला गया था तब भी, वो दो चीज़ें ऐसी रहीं कि ये था कि वो बलाएं, जो परेशानियां, जो हमारे ऐसे कर्म थे जो ऐसी जगह जाने से रोक रहे थे, जाति बार जो हालात थे वो वापसी में, यानी कि जो चीज़ जाति बार ताकत लगा रही थी वो वापसी में उसका कुछ नहीं चल रहा। और जिस भाई का मैं बता रहा हूँ कि उससे एक्शन बालाजी से 13,000 रुपये वापस किए थे, तो जिस दिन उसका ऑपरेशन था, जनवरी का दिन था, आई थिंक 14 जनवरी थी, तो हैदराबाद से मेरा भाई जो है वो सीधा फ्लाइट से गया था और हॉस्पिटल ही पहुंचा था। तो उसका उस दिन ऑपरेशन हुआ दिन में। शाम को जो जिसका ऑपरेशन होता उस भाई के सालों ने कहा कि जीजा जी आप सारे दिन से हो, तो एक काम करो, रात को हम रहेंगे, आप कल आना, आप रेस्ट करो। उस दिन उसमें बड़े मंदिर में सेवा थी, तो मैंने बोला, मेरे भाई चलो यहाँ से अगर छूट गया हूँ हॉस्पिटल से तो मैं अपनी सेवा में चला जाता हूँ। मैं जब जाने लगा तो क्योंकि छोटा भाई जो सीधा फ्लाइट से वहाँ आया था, उसने कहा कि भाई साहब चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। मतलब वो तब मैंने नहीं कहा उसको, उसने अपना, मैंने बोला कि मैं तो अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जाऊँगा, वहाँ बड़े मंदिर जाऊँगा गुरु जी के यहाँ, क्योंकि मेरी सेवा है तो मैं वहाँ सेवा कर लूँगा जाके। क्योंकि ये तो हर डेली का रूटीन था लगभग कि रात को 12-1 बजे घर जाना और सुबह 9:30 बजे ऑफिस इंटैक्ट टाइम पे, और दिन में एक पलक नहीं झपकी जाती थी। ऑफिस में भी बड़े हंसते थे मेरे साथ में, कह लीजिए आप कह रहे रात को 2 बजे आए हो और आप हमारे से पहले सुबह आ गए, और दिन में एक मिनट के लिए आप ये नहीं कहते मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं रात को लेट आया था, और सुबह आप कह रहे हो कि 7:30 बजे निकले थे, रात को 2 बजे आए थे। क्योंकि जितना भी गुरु जी के यहाँ जो मेहनत, जो समय और जो सांसें ली जाती हैं वो हमारे खाते से घटती नहीं है। मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, वहाँ हमारे जो शरीर की जो चार्जिंग पॉइंट है वो फुल चार्ज रहती है बैटरी। कितनी सेवा हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी अंदर ना थकान महसूस होती, ना भारीपन महसूस होता, कुछ नहीं होता। बिल्कुल जैसे फ्रेश जाते हैं वैसे फ्रेश पूरे टाइम होल टाइम रहते हैं। तो वो मेरे साथ रात को आ गया, तो मैंने तो अपनी सेवा करनी थी। गुरुजी ने जो सेवा बख्शी हुई थी, मैं तो सेवा में लग गया। वो बैठ गया, जब लंगर का टाइम है लंगर हुआ और वो बैठा रहा, क्योंकि उसने वेट करनी थी कि लास्ट में जब सेवा फिनिश होके और मैंने चलना था, उसने तो तभी चलना था। उस दिन उसने मेरे को कुछ नहीं बताया, हम चले गए। उसके बाद डेली का ये हुआ कि दिन में हम हॉस्पिटल रहते थे और रात को शाम को जो है ना हॉस्पिटल से बड़े मंदिर आ जाते थे। तो 2-3 बार उसने लंगर किया। बाद में उसने मेरे को बताया कि भाई साहब जिस दिन पहले दिन मैं गया था गुरुजी के यहाँ, लंगर वगैरह करके मैं बैठा हुआ था, तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई। उसको एक पुराने टाइम में 92 के आसपास उसको स्टैबिंग हुई थी, तो 13 चाकू उसको लगे थे। एक तो ये लीवर उससे पंक्चर हुआ था एक, और उसकी था, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ये बोलते थे कि ऑपरेशन होना है, लेकिन ऑपरेशन में रिस्क ज़्यादा है।
मतलब सर्वाइवल का बहुत कम चांसेस है उसमें। तो ऑपरेशन उसको वो चल रहे थे, डॉक्टर एडवाइस तो करते थे लेकिन उसकी गारंटी नहीं देते थे। वो कह रहे जी रिस्क ज़्यादा है, मतलब जाने के रिस्क ज़्यादा है, ठीक होने के, फ़ायदा होने के रिस्क वो चांसेस कम है। तो उसने बोला कि भाई साहब उस दिन मेरा बिल्कुल इतना पेन, भयंकर पेन, इतनी भी हालत मेरी होगी कि मैंने फिर गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं आपके दर पे आया हूँ, आ गया हूँ, अब आप मेरे को ले जाना चाहते हो ले जाओ, रखना चाहते हो रखो, लेकिन आपने जो करना है वो कर लो, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ। वो दिन है, मतलब 2015 की बात है, वो दिन है और आज का दिन है। ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। फिर उसको जब गुरुजी लगन लगाते हैं, लो लगाते हैं, तो वो आ तो गया, हैदराबाद आ गया, लेकिन हैदराबाद आने के बाद में उसको गुरुजी के पास के मंदिर तो जा नहीं सकता। अब कैसे करे? जैसे अभी 2 साल जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, तो काफ़ी संगत है जो बार बार यही पूछते थे जी मंदिर कब खुलेगा। हम तो पहले जो ना वीक में 2 बार जाते थे, 1 बार जाते थे, अब इतने दिन हो गए, हमें तो बड़ा वो अजीब सा लगता है, और मंदिर खुले तो हम गुरुजी के यहाँ जाएं। तो वो उसी तरह का उसका भाव चलता था। तो उसने एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब यह हैदराबाद में तो कोई संगत दिखाई नहीं दे रही, और आप बताते हो कि वहाँ बेंगलोर में सत्संग होते हैं, तो बेंगलोर से वो एड्रेस लेके दे दो, तो हम एक शनिवार को जाया करेंगे, और संडे को जो मंथली सत्संग होता है तो वहाँ सत्संग अटेंड करके और आ जाया करेंगे। तो मैंने वहाँ संगत से जो है ना वो एड्रेस वगैरह लेके उसको दिया, लेकिन उसी दौरान में उसने बताया कि भाई साहब ऐसे जो है ना एक अंकल हैं, साउथ इंडियन हैं, वो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया था हैदराबाद में, तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। वो जब उसके पीछे जो गुरुजी लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, तो गुरुजी उसी गाड़ी के पीछे जो गुरुजी की संगत है, तो उनका उनसे मुलाकात हुई। तो उनको पता लगा जी वो भी गुरुजी के साथ में जब गुरुजी चोले में थे तब उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं, और वो यहाँ हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो वो एक संगत मिली, फिर उनके यहाँ सत्संग आ गया। तो उस दिन मेरे को फ़ोन किया उसने कि भाई साहब ऐसे ऐसे जो है ना यही संगत है, और उन्होंने सत्संग का न्योता दिया है कि गुरुजी का सत्संग है, तो वहाँ आना। तो वो गुरुजी के यहाँ जो है वो सत्संग करने शुरू हो गए। तो उसके मन में भी आया, क्योंकि उसके जो कुछ थे जो उसकी जो जिसके लिए वो भटकता था, कहीं ताबीज़ के लिए, कहीं एक मुखी रुद्राक्ष के लिए, कहीं कुछ उपाय करने के लिए, उसके लिए वो उसकी ज़िंदगी से वो चीज़ ख़त्म, मतलब गुरुजी और गुरुजी के अलावा कोई नहीं। तो उसने फिर एक बार बोला मेरे को फ़ोन करके, भाई साहब ऐसे ऐसे घर में जो है ना गुरुजी का सत्संग कराना है, तो आप एक काम करो, हमें तो पता नहीं गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, और 1-2 दिन पहले आप आ जाओ, तो जो अरेंजमेंट वगैरह करना, कैसे क्या करना है वो उसका बता दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन पहले का वो था कि जैसे कल सत्संग है तो 1 दिन पहले, एक शाम पहले आ जाएं, जिससे कि पूरा दिन मिल जाए उस काम के लिए। तो मैं जब आना था तो मेरे दिमाग में आया कि वो तो पहली बार सत्संग करा रहा है, और वहाँ संगत भी इतनी नहीं है, तो अगर वो सत्संग कराएगा तो एक बड़ा स्वरूप गुरुजी का तो होना ही चाहिए कम से कम। तो मैंने मेरे साथ जल प्रसाद की जो सेवा पे जो एक अंकल थे, तो मेरी नॉलेज में था कि वो स्वरूप वगैरह जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे जो है ना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, और मेरा छोटा भाई वो सत्संग करा रहा है, तो कोई स्वरूप तो उसके पास नहीं है, तो एक काम करना, एक आप जो है ना बड़ा स्वरूप जो है ना वो बना दे देना, मैं ले जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहने कि अंकल कौन सा स्वरूप गुरुजी का बनवाना है। मैंने अंकल ये नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को तो गुरुजी का हर रूप जो है, हर स्वरूप जो है ना, हर अदा उनकी भाती है, तो मैं उसमें से चूज ही नहीं कर सकता। मैंने कि जो गुरुजी बनवाना चाहें वो बन जाए, मैं इसमें चॉइस नहीं कर सकता। और फिर मैंने उनको बोल दिया था जड़ाने के लिए कि जड़वा भी देना। उन्होंने पूछा था मेरे से, मैंने कह दिया हाँ जी जड़वा देना। लेकिन मेरे को आना था फ्लाइट से। जिस दिन मेरे को आना था उस 2 दिन पहले करीब मेरे को एकदम आया, मैंने कि गुरुजी का स्वरूप तो मैं बनवा रहा हूँ, और बड़ा स्वरूप है, मान 3x2 का हो या जो भी होगा, 2.5x1.5 का भी हो, कुछ भी हो, तो वो अगर जड़ गया तो उसमें कैसे ले जाऊंगा फ्लाइट में। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने अंकल उनको जड़वाना मत, ऐसे ही करके दे देना, क्योंकि मैं 1 दिन पहले जा रहा हूँ, तो मैं वहीं उसको जड़वाने का काम अरेंजमेंट वहीं कर लेंगे। तो वहाँ से जिस दिन मैंने जाना था, शाम की फ़्लाइट से मैंने आना था यहाँ हैदराबाद, वो उन अंकल का फ़ोन आता है 3 बजे करीब। मेरे को ऑफिस से निकलना था, क्योंकि पहले घर जाना था, वहाँ से सामान उठा के और तब उस पर जाना था फ़्लाइट पकड़ने के लिए।
तो उन अंकल ने मेरे को बोला कि अंकल वो स्वरूप कैसे दूँ। तो मैंने उनको बताया जी मेरी तो ऐसे ऐसे यहाँ वो चल रही है, ड्यूटी चल रही है, और आप बताओ कहाँ हो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करना, आप जो है ना ये सम्राट होटल पड़ता है अशोका होटल के उस उधर जो है अशोका होटल है, कह रहा है अशोका होटल के उधर मेरे को काम है नज़दीक में, तो मैं वहाँ तक आ जाता हूँ, आप वहाँ तक आ सकते हो। तो मैंने बोला आ जाऊँगा, मेरे तो ऑफिस के नज़दीक है, विनय मार्ग पे मेरा ऑफिस था। मैं स्कूटी ली और स्कूटर लिया और मैं वहाँ पहुँच गया। तो उन अंकल ने जो है ना रोल करके किया था, एक मेरे को कहा कि अंकल मैंने जो है ना 2 स्वरूप बनाए, एक तो कैनवास पे बनाया है और एक वैसा बनाया है, और जो उनको अच्छा लगे वो रख लेंगे। तो मैंने उनको अंकल को बोला, मैंने कि अंकल वापस तो कुछ नहीं आना, जो गुरुजी ने बनवा दिया और जो भेज रहे हैं वो वापस नहीं आएगा उसमें से। तो कहने कोई बात नहीं, अगर वो दोनों रखना चाहें तो दोनों रख लेंगे। फिर उन्होंने उनके मन में आया तो उन्होंने कहा मेरे को एक वो दिया, गुरुजी के जोड़े दिए। वो कहने कि जी मेरे दिल में आया कि मेरे को गुरुजी ने ऐसा लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई इनको जो है ना वो जोड़े दो, तो ये जोड़े भी मैं लेके आया हूँ, ये भी जो है ना सत्संग करा रहे हैं, तो ये सत्संग में ये जोड़े भी काम आएंगे। मैं जोड़े भी ले आया। फिर कुछ उन्होंने वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी के जो है ना स्टिकर भी दिए, कुछ गुरुजी के ये छोटे वो भी दिए, पॉकेट स्वरूप जो दिए हैं वो भी दिए मेरे को, जो मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, पर उनका भाव था। गुरुजी ने उनको किस तरह से उनको आदेश दिया, मैं यहाँ लेके आ गया। मुझे नहीं पता कि कौन से स्वरूप हैं वो, उन्होंने जो बना के दिए। मुझे तो यह विश्वास था जो गुरुजी ने अपने जौन से स्वरूप गुरुजी ने भेजने हैं वो भेजेंगे, तो उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं। तो मैंने जब मैं यहाँ आया तो आते, क्योंकि उनको मैं हाथ में लेके आया था, उनको उसमें रखा नहीं था, हाथ में ही होल्ड किए हुए थे। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने बताया कि मैं क्या ऐसे ऐसे जो है ना ये गुरुजी के स्वरूप लेके आया हूँ। तो रैप थे, जब खोला पहला स्वरूप खोला तो भाई कहने लगा कि जी पिछले 1 हफ्ते से जो है ना ये स्वरूप को बड़े उसमें बनाने के लिए हम यहाँ से जो सबसे बढ़िया फोटोग्राफर है, ये जो मूर्ति बनाता है उसके पास भी लेके गए, और पता नहीं कितनी जगह से डाउनलोड किया है, कितनी जगह से मंगाया, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है वैसे ही ब्लर हो जाता है। तो उन्होंने कह लगे हम मतलब कामयाब नहीं हो रहे थे। जब दूसरा खोला तो उसका एकदम चीख निकल गई। वो स्वरूप था जो वो कह लगे कि ये स्वरूप हमें सबसे ज़्यादा अपील कर रहा था, और हम इसकी कोशिश कर रहे थे, ये स्वरूप ही हमें नहीं हो पा रहा था, अरेंज नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज़ दी, उन्होंने देखा तो उनका रोना आ गया, निकल गया दोनों स्वरूप को देख के। और फिर मैंने बताया कि ये गुरुजी के जो ना उन्होंने अंकल ने स्वरूप तो दिए ही दिए हैं, और ये वो भी जोड़े भी दिए हैं। जब चोला वो लगाने लगे और जो वो जोड़े जब निकाले तो वो जो चोला गुरुजी ने बनवाया था उसके मैच के वो थे, जो जूतियां थी गुरुजी की, जोड़े जो थे वो उसके मैच के थे। तो और उसके बाद से गुरुजी ने ऐसी लो लगाई कि यहीं गुरुजी ने उनको सत्संग ब्लेस कर दिया। यहीं सारी संगत आज की डेट में 600-700 संगत जो है ना गुरुजी की, यहाँ गुरुजी का बर्थडे बड़े फंक्शंस हैं, सत्संग हैं, वो सब गुरुजी ने कराने शुरू कर दिए। तो गुरुजी की अपनी कृपा है जिसको पकड़ते हैं, लेकिन टाइम और प्रायोरिटी वाकई में गुरुजी की है। गुरुजी जब चाहेंगे, जब वो ये समझते हैं गुरुजी की हाँ अब ये इस लायक है कि अब ये मेरे शरण में आ सकता है, तब वो गुरुजी वो करते हैं। एक गुरुजी, हम किसी और से जब कोई चीज़ मांगते हैं गुरुजी के दर पे आने के बाद में, अगर हम किसी दूसरे दर पे जाके कोई भी अरदास करते हैं, कोई भी मांग करते हैं, तो ये भी गुरुजी को मतलब गुरुजी के दर पे आने के बाद अगर दूसरे दर पे जाने की जरूरत पड़ी तो मतलब वो ये मान के चलो कि आपका विश्वास गुरुजी पे अभी टिका ही नहीं है। और ये बहुत है कि हम किसी और से अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो वो गुरुजी उसको कैसे वो करते हैं। मैं आपको बात लगे ना लगे, लेकिन गुरुजी को वो बातें लगती हैं। एक बार मैं जब एम्पायर स्टेट जाया करता था तो मैं लंच टाइम में कुछ नमकीन लेके आया था, चाय मॉर्निंग में चाय के साथ खाने के लिए। तो एक उसके बेसन के मोगरे टाइप के होते हैं, वो भी मैं लेके आया था। तो मेरी जो असिस्टेंट थी वो सिख कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने जैसे ही मैंने टेबल पर रखा, देखा मेरे से, कहले सर जी ये किसके लिए लाए? मगर मॉर्निंग में जो है ना वो उसके चाय के साथ खाने के लिए। वो कहने लगी कि सर जी इसकी तो सब्जी बड़ी अच्छी बनती है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो बनती नहीं, आप लोगों में बनती होगी, तो भाई कभी खिलाओगे तो पता लगेगा कैसे अच्छी बनती है। तो कहने लगी ठीक है सर जी, मैं जो ना इसकी आपको सब्जी बना के लेके आऊँगी, आपको खिलाऊँगी। मैंने ठीक है।
एक दिन मेरे को जो है ना मंदिर में लंच के टाइम में मेरे को जाना पड़ गया, मेरे को आदेश आ गया कोई सेवा के लिए, तो मैंने वहाँ से जो है ना मंदिर के लिए निकल गया। वो उस समय ऑफिस में, मेरे ऑफिस रूम में नहीं थी। बाद में वो आई लंच टाइम में, आके पूछा कि लगे सर जी कहाँ गए हैं, तो ऑफिस में बता दिया कि जो वो तो ऐसे ऐसे कोई आदेश आ गया और वो तो चले गए। कह रहे कितनी देर में आएंगे, वो कह लगे जी वो तो अब मुश्किल है आना उनका। तो वो कह लगे मैं तो ऐसे ऐसे सब्जी लेके आई थी, वो बार बार मेरे को टोक रहे थे और आज वो चले गए। तो अगले दिन जब मैं ऑफिस सुबह पहुंचता हूं तो सबसे पहले उसकी शिकायत थी कि सर कल मैं सब्जी लेके आई थी और आप जो है ना बिना बताए आप निकल गए। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को 3 बार, मतलब उस ड्यूरेशन में उसमें एम्पायर स्टेट में 3 बार लंगर में वो सब्जी गुरुजी ने खिला दी। मतलब ये देखो कि मैंने उसको अपने जो असिस्टेंट थी उनको 3 बार मैंने टोका उस सब्जी के लिए, और जब वो लेके आई, जिस दिन लेके आई उससे पहले 3 बार मैं वो सब्जी उसमें लंगर प्रसाद में मेरे को मैं खा चुका था। ऐसे ही एक बार मेरा सबसे छोटा वाला भाई है बेंगलोर में, उसके इन लॉज में फरीदाबाद में शादी थी। शनिवार का दिन था, मेरी सेवा चारों दिन हुआ करती थी बड़े मंदिर में। तो मैंने बोला था कि भाई शनिवार को ऐसे ऐसे मैंने शादी में जाना है और आप जो है ना आप लोग देख लेना, मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि फरीदाबाद जाएंगे, शाम की शादी है, तो यहाँ दोनों टाइम एक ही टाइम है, तो वहाँ जाने के बाद यहाँ तो आना होगा नहीं। छोटे भाई को जब बात की तो उसके दिमाग में स्ट्राइक किया। छोटे भाई ने बोला, जिसने मेरे साथ जाना था, हमने उससे जाना था गाड़ी से, कार से जाना था, क्योंकि मदर को भी जाना था, मेरा भाई जाना था, उसकी वाइफ जाना था, मेरे को जाना था, तो हम 4-5 लोग थे। तो वो कह रहे गाड़ी से चलेंगे। तो मेरे भाई ने उसको ध्यान, तो आपकी तो सेवा होगी। तो कह लगे कि मैंने कि अगर वहां नहीं जाऊंगा, मतलब शादी में नहीं जाऊंगा, तो बड़े मंदिर जाऊंगा। जिस दिन जाने का था हमारा, जिस दिन शादी थी, उस दिन भाई का फ़ोन आता है कि भाई साहब मदर की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई है, वो नहीं जा पाएंगे और उसकी वजह से जो है ना वाइफ नहीं जा रही। तो अब मैं जाऊंगा और आप जाओगे, बताओ क्या करूं, मैं गाड़ी लेके आऊं या मोटरसाइकिल से चलेंगे। तो मैंने कहा हम दोनों छड़े हैं, तो एक काम कर मोटरसाइकिल से आ जा, तो आना जाना भी जल्दी हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। वो आ गया मेरे पास, मतलब हम चले यहाँ से, अपने क्वार्टर से निकल के गए हम जब, तो ये जो एम जी रोड से एक रास्ता कटता है एम बी रोड पर, बदरपुर के तरफ जो जाता है, मेहरौली बदरपुर रोड जो है, उस पर जब हम गए, क्योंकि हमने जाना था फरीदाबाद, तो उस रास्ते से हम गए, तो ये बत्रा हॉस्पिटल से पहले जो ना ट्रैफिक जाम मिल गया। और ट्रैफिक जाम मिल गया तो काफ़ी करीब आधा पौना घंटा हो गया और 1 किलोमीटर हम अंदर नहीं घुस पाए उसमें, वो भी मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ आगे जब गए, थोड़ा आगे गए, तो वहाँ से देखा कि लोग पैदल चलते आ रहे हैं। तो उनसे पूछा भी क्या हो रहा है, तो वो कहने लगे जी आगे तक, वहाँ तक जो है ना पूरा बदरपुर बॉर्डर तक जाम है और हमें मतलब 3 घंटे हो गए वहाँ इंतज़ार करके और चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, और जल्दी खुलने का कोई इसका वो नहीं है। मेरे से कहने लगा, वो कहने लगा भाई साहब क्या करें, अगर 3 घंटे और लगेंगे हमें, तो जब वहाँ शादी वादी सब हो जाएगी, टेंट उखड़ने लगेंगे, तब वहाँ पहुँच पाएंगे। तो कहने लगा क्या करें, तो मैंने कहा चल वापस चलते हैं। तो क्योंकि 2 व्हीलर था हमारे पास में, मोटरसाइकिल थी, तो एक छोटी सी जगह मिली और वहाँ से हमने यू टर्न मार के और वापस हो लिए। और वापस हम आए तो एक पॉइंट आता है जो एमबी रोड एमजी रोड पे टकराता है जाके, तो राइट में जाएंगे तो लाडोसराय से होके आईआईटी की तरफ चलते हैं, और लेफ्ट में जाएंगे तो आपका जो है, जो गुरुजी का मंदिर का जो है छतरपुर वाली साइड है, उधर चलते हैं। उस लाइट पे खड़े थे तो उसने, छोटे भाई ने पूछ लिया मेरे से, कह रहा भाई साहब कहाँ चलना है। तो मेरे को अपने जो मुंह से निकले हुए शब्द थे वो मेरे को ध्यान आए। मैंने ये कहा था कि अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो मंदिर जाऊँगा। तो मैंने कि भाई ऐसा है कि मेरे मुंह से ये निकला था, तो अब मंदिर चल। और हम जो है मंदिर पहुँचे। जब मंदिर पहुँचते हैं तो वहाँ जो संगत थी सेवा में, जिनको मैंने बोला था कि शनिवार को शादी में जाना है, क्योंकि बेंगलोर से भाई या वहाँ से वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं बीइंग एल्डेस्ट वन जो है ना, मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं अटेंड करूँ। वो कहने लगे अंकल आपने तो जो है ना शादी में जाना था, आपने तो आना ही नहीं था। मैंने कि मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया था, छोटे भाई ने पूछा था कि आपकी तो सेवा होती है शनिवार को,
तो मैंने ये बोला था कि अगर वहाँ नहीं जाऊँगा, शादी में नहीं जाऊँगा तो मंदिर जाऊँगा। तो कह रहा शादी में तो नहीं जा पाया, बीच बीच रास्ते से वापस आए हैं और इसलिए मैं यहाँ मंदिर आया। और ये अचानक नहीं होता, हमारे शब्दों को बहुत गुरुजी पकड़ते हैं, और हम संगत को कोई व्यंग कर दे, कोई टोंट कस दे तो वो भी हम सहन कर सकते हैं, पर गुरुजी का सहन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चाचा जी, रियल चाचा जी हैं, मेरे पिताजी से छोटे वाले। एक दिन ऑफिस में था मैं, किसी रिश्तेदार की डेथ की पता लगा और निगम बोध घाट पे उनको लेके आ रहे थे, तो मैं वहाँ बोल के और अपने स्कूटर से, टू व्हीलर से वहाँ पहुँच गया। तो जैसे ही मैंने निगम बोध घाट में एंट्री किया तो सामने चाचा जी खड़े थे। तो मैंने स्कूटर लगा के और मैं जैसे आया तो मेरे से वो कहने लगे कि बिलायती कैसे आया है। मैं कही अभी स्कूटर से आया हूँ। तो कहने लगे थानेदार तो जो है ना गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूमता है। तो मैंने बोला, मैंने कि 50-50 लाख की गाड़ियाँ फ्री चल रही हैं, बसों में मेरा कोई टिकट नहीं लग रहा, और फिर भी मैं स्कूटर चला रहा हूँ, तो मैं तो लग्जरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं उनको ऐसे बोल के और उसमें शामिल हो गया और वापस आ गया। जो स्कूटर 17 साल से मेरा चेतक चल रहा था, उसके बाद उस स्कूटर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। और प्रॉब्लम ऐसी शुरू हुई कि मैं उसको ठीक भी कराऊं, कुछ दिन बाद फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाए। एक दिन ऐसे हालात हुए कि वो स्कूटर ने चलने से मना कर दिया। ऑफिस से करीब मैं 4-1 किलोमीटर दूर था और वो उसने मना कर दिया, किसी तरह से भी स्टार्ट नहीं हुआ। बीच में जिस मैकेनिक से मैं ठीक कराता था वो पड़ता था, RK-पुरम की मार्केट थी। मैंने पैदल उसको खींच के और उसके पास ले जाके खड़ा कर दिया। वो कहने लगे जी क्या हुआ। मैंने कहा भाई इसने चलने से मना कर दिया, और अब कहने लगे जी कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ जाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। मैंने कहा मैंने ठीक नहीं कराना, इसको रख ले, इसको जो भी देना है वो मेरे को दे देना, लेकिन मैं इसको अब लेके नहीं जाऊँगा। इसने इतना परेशान कर दिया, इतना तंग कर दिया, जबकि 17 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसा टाइम था कि उसने इतना तंग कर दिया, जब से चाचा जी ने टोका था कि वो चलने से मना कर दिया, मैं उसको छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसी पीरियड में ये 2010 की बात है, मेरा एक हाई कोर्ट का केस डिसाइड हुआ। मुझे एक उम्मीद थी तो कुछ अमाउंट मिलेगा, तो मैंने घर में बात की, तो वो एक कुछ पैसे लेके और कुछ लोन लेके जो है ना वो गाड़ी वो कर ली, एल्टो K10 मैंने ली। और वो दिन है मेरे को, तो मैंने तो चाचा जी को हवा में ऐसी बात करके वो कर दिया था। लेकिन उसी साल में मतलब मकान बना, बड़ी बिटिया की शादी हुई और वो गाड़ी भी ली गई। और उन अंकल के यहाँ अपने उसमें मैं उनके किसी फंक्शन में गाड़ी के भी नहीं गया। जो इन्होंने ये बोला था कि थानेदार तो गाड़ी में चलते हैं, तो गुरुजी ने मेरे को वो बात लगी नहीं लगी, पर वो गुरुजी को लगी। और उसी एक साल में वो 3 ऐसे बड़े बड़े काम, मकान का बनना, बिटिया की शादी का और गाड़ी लेने का। और गाड़ी भी गुरुजी ने ऐसी वो की। 21 नवंबर 2010 की बात है, जिस दिन गुरु नानक बर्थडे था, और जिसका एक फंक्शन बड़े मंदिर में होता है, और उधर गुड़गांव में एनुअल सत्संग था। और मैं एनुअल सत्संग में वहाँ अटेंड करने गया हुआ था दिन में, कि भाई शाम को फंक्शन में जाना है, तो वहाँ 11 बजे से था, वहाँ अटेंड करने गया था। तो तब तक वो सत्संग शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले जो है ना मैं जोड़ा घर पे था, इतने में फ़ोन आता है, जो शोरूम से जहाँ से गाड़ी लेनी थी उसका फ़ोन आता है कि जी आपकी गाड़ी रेडी है, कब लेने आ रहे हो। तो मैंने उनको बोला 12 बजे। तो जिनसे मेरी डील हो रही थी वो सरदार जी थे। फिर मेरे को बोल तो दिया मैंने, पर मैंने को लगा कि उनको ये बुरा ना लगे इस बात का कि मेरे मुंह से निकल गए 12 बजे। तो थोड़ी देर बाद उनको फ़ोन आता है कि जी ये 5 नंबर है, आप कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे। तो उन्होंने 5 नंबर लिखा है, मैंने लिख लिए कागज़ पे। तो जैसी नज़र उसमें पड़ी, एक में लास्ट में 13 नंबर था, तो उन 5 में से सबसे पहले नज़र उस पर पड़ी और उसी पे टिक के रह गई। तो मेरे को यह था कि 13 नंबर लेना है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ 13 नंबर एक ओंकार है। जैसे चंडीगढ़ में कहते हैं सेक्टर 13 नहीं है, बाहर की कंट्रीज में, कई कंट्रीज में बताते हैं कि 13 नंबर का वो नहीं है, होटल्स में कमरे नहीं होते, या बिल्डिंग उसकी जो वो होती हैं मंजिल होती हैं उसमें नहीं होती, तो स्टोरीज में 13 नंबर नहीं डालते। तो ये सब एक वो है। लेकिन गुरुजी के यहाँ जो है ना वो एक ओंकार है। तो संगत बड़ी ढूंढती है, बड़ा चूज़ करती है।
तो मेरे को भी ये था कि उस पर नज़र टिकी, तो मेरे अंदर था कि इसको है। फिर भी मैंने जो संगत थी वहाँ जो सेवा कर रहे थे जोड़ा घर पे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे आज जो ना वो गाड़ी के लिए वो बुलाया है और अभी जाना है वहाँ और ये नंबर भेजे। तो सब ने यूनानिमसली जो है ना उस 13 पे वो टेक दी 7213, उस पर वो कर दीजिए अंकल गुरुजी के यहाँ तो जो है ना ये ब्लेस्ड नंबर है, तो आप जो है ना इस नंबर को लो। मैंने उनको बोल दिया कि जी ये 7213 जो है ना वो नंबर जो है ना आप मेरे को जो है ना वो फिक्स कर दो। मैं वहाँ से गाड़ी के लिए गया लेने, छोटे भाई को भी मैंने बुलाया हुआ था और उधर से संगत को लेके गया था, क्योंकि गाड़ी के बारे में मुझे पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था। छोटा भाई फिर भी चलाता था, एल्टो ही उसके पास थी, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं उसको लेके गया था। मैं बाद में पहुंचा हूँ बड़े मंदिर, पहले सीधी गाड़ी जो है ना उस वहाँ से बड़े मंदिर पहुंची और जैसे ही मेन गेट के सामने खड़ी हुई, जाते ही जैसे गुरुजी इंतज़ार कर रहे थे, पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर गुरुजी, उसके अंदर जो है वो टांगने वाले स्वरूप गुरुजी के अंदर, और उसमें गाड़ी की जो की थी उसमें की रिंग जो है ना वो भी उसमें दे दी। फटाफट ठक ठक जैसे इंतज़ार कर रहे हो और वो गाड़ी हो गई। और मैं बाद में पहुंचा हूँ, भाई जो है ना वो सब कुछ करा के गुरुजी से वो ब्लेस करा के और लेके आ गया गाड़ी को। गाड़ी में चलाना नहीं जानता था, सिर्फ 20 मिनट के लिए छोटे भाई को लेके गया था। निरंकारी वो एक ग्राउंड पड़ता है संत नगर बुराड़ी की तरफ, और 2 बार 8 बनाकर उसको बोला था मैं चल कर। बच्चों ने गाड़ी सीखी लेकिन उन्होंने चलाई नहीं। तो 2010 से और 2012 का टाइम आ गया और गाड़ी वो खड़ी रहती थी। बच्चों को बोलता था तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलाई और चला के फिर वापस अपने नीचे आके पार्क कर देते थे। तो मेरे को ऑफिस में बताया क्या लगे भी ये जो गाड़ी जो है ना, गाड़ी तो ऐसे से खड़ी खड़ी भी खराब होगी। तो मैंने कहा कि भाई मैं चलाना जानता नहीं हूँ और बच्चे चला नहीं रहे, तो कहने लगा उससे रोड पे निकालोगे तभी कुछ होगा। तो मैंने एक नियम बनाया कि शनिवार के शनिवार में जो ना गाड़ी को लेके बैठता था स्टीयरिंग पे और मैं गुरुजी को बोलता था मैं गुरुजी मैं आ रहा हूँ आप देख लेना। इतना बोल के मैं गाड़ी ले जाता था। तो मेरे जहाँ मैं रहता था सरकारी क्वार्टर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास में, वहाँ से लेके और बड़े मंदिर तक वो सारी चीज़ें जो एक ड्राइवर को चाहिए होती हैं वो सब था। ट्रैफिक जाम भी, गड्ढे भी, नैरो भी जगह, हाई स्पीड वाला भी, वो सब कुछ मिला वहाँ। और मैं उसी में मतलब मैंने किसी से ऐसे कोई गाड़ी नहीं सीखी और मैं वहीं से ले जाना शुरू किया और ले जाके और वहाँ ले जाता था शनिवार को और रात को लेके वापस जाता था। ये वो नियम था और उसी से गुरुजी ने वो गाड़ी को जो है ना वो चलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसका नंबर था 7213, यानी कि हिंदी में बोलते 7213, और अगर उसको जल्दी से बोले तो 7213, यानी कि बेस्ट इज योर्स। ऐसे ही उसको लेके हम गए थे चंडीगढ़। एक बार वो सुखना झील है उसके पास में एक बड़ा सत्संग हुआ था, एनुअल सत्संग था वहाँ, बहुत बड़ा सत्संग हुआ था। तो वहाँ के लिए गए थे हम, तो वो गाड़ी लेके गए थे। तो मेरे 2 साथ थे, ऑफिस के कुलीग थे दोनों। तो मैं उतनी गाड़ी नहीं चलाना जानता था कि मैं उसको लेके जाऊँ, तो वो गाड़ी उसको लेके गए थे हम। गए हैं, बहुत अच्छे से निकले। वापसी में करीब 70 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम मिला था उस दिन, और हमें यही लग रहा था कि इसकी गैस ख़त्म ना हो जाए, पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, जो हाल था। लेकिन जाने के टाइम जिस हिसाब से था, और मतलब गुरुजी ने ऐसा किया कि बहुत कम उसमें, इतना चलने के बाद भी जो उसका खर्चा आया, उसका जो फ्यूल का जो खर्चा था वो लगभग उतना ही था जितना नॉर्मल टाइम में लगना था। जबकि वो पंजाब का रहने वाला था जो ड्राइव कर रहा था, वो कह रहा जी इस रूट पे मेरा जो है ना लगभग अपने गांव जाता, पिंड जाता है, इधर जाता है, लगभग आना जाना होता है। आज तक इतना बड़ा जाम और इतना तगड़ा जाम नहीं मिला। और रास्ते में लास्ट तक हम निकल आए दिल्ली के पास में भी, तब तक ये नहीं समझ में आया कि वो जाम किस चीज़ का है। मतलब रास्ते में कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ये जाम हुआ किस लिए था जो इतना लंबा चौड़ा जाम लगा है। गुरुजी ने बहुत ऐसे नज़ारे हैं जो गुरुजी ने संगत को दिखाए हैं। गुरुजी के जो कल्याण करने का तरीका है बड़ा यूनिक है, बहुत यूनिक है, मतलब उसको आप बयान नहीं कर सकते। वो हमारी सोच, हमारी कलम, हमारी जुबान मतलब उतने तक
वो नहीं कर पाएगी जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होता। क्योंकि उस स्कूटर का जो जिस स्कूटर पे गुरु जी के यहाँ मैं जाया करता था, उसका इतना साथ देना कि मेरे को सपने में गुरु जी ने दिखाया था कि मेरा स्कूटर चल रहा है। क्योंकि मेरी एक नॉर्मल है, आज भी और तब भी था कि 50 और 60 के बीच में स्कूटर चलता है, एक जो नॉर्मल स्पीड है। तो मैं चलता था, तो मैं ये कहता था चेतक वो चल रहा है। तो सपने में मेरे को दिखाया कि स्पीड में मेरा स्कूटर जा रहा है और पिछला पहिया निकल के जो है ना वो गिर गया, मतलब टूट के निकल गया। तो एक दिन बड़े मंदिर से हम सेवा कर लास्ट में जब ओवर करके 1 बजे के आसपास हम निकले वहाँ से, तो जो गुड़गांव की संगत थी, वो संगत क्या थे कि वो मैं टू व्हीलर पे होता था और मेरे साथ बिटिया होती थी। तो वो हमारे पीछे छतरपुर जो रेड लाइट है MG रोड की, उस रेड लाइट तक वो हमारे पीछे चलते थे। जो गुड़गांव की संगत थी उसमें सिंगला अंकल भी होते थे कभी कभी अक्सर, और एक अंकल और थे जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अंकल जो वहाँ चला करते थे। तो जहाँ छतरपुर मंदिर है, जो माता का मंदिर है, उसके साथ में जो पीछे अंकल थे, अभिनव अंकल थे, उन्होंने अपनी गाड़ी जो मेरे पीछे लेके आ रहे थे, उन्होंने साइड में स्पीड करके मेरे साइड में ली, अपना शीशा खोला अपनी ड्राइविंग साइड का, और मेरे को बोला कि अंकल आपका जो पिछला पहिया है ना बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है। उन्होंने बोला और वो फिर मैं आगे निकल गया, वो थोड़े मेरे पीछे ही रह गए, क्योंकि उन्होंने MG रोड से ही लेफ्ट जाना था और मैंने राइट जाना था। तो मैंने बिटिया को पूछा, मैंने कि बेटे तुम्हें पीछे बैठे हो, तुम्हें कुछ लग रहा है कि पहिए में कुछ गड़बड़ है? कह रहे नहीं पापा, और मुझे भी चलाने में कुछ नहीं लग रहा, मतलब जैसा एज यूजुअल चलता है वैसे ही चल रहा था, और बिटिया को भी नहीं लगा। तो मैंने कि अब रात में 1 बजे 1:30 बजे अब यहाँ क्या रोक के इसको देखना है, अब घर जाके देखेंगे, अब तो घर पहुँचते हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रहूँगा, ये वो NH8 जो है महिपालपुर की तरफ से, जब मैं अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ आ रहा था डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ, तो वहाँ से करीब मतलब सरकारी क्वार्टर मेरा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। पिछला पहिया मेरा उसका रिम मुड़ के और अंदर फंस गया, और स्पीड वही नॉर्मल 50 और 60 के बीच में कहीं रही होगी। अब सिर्फ हम अपने विजन में इस चीज़ को ले लें कि एक तो हाईवे रात का 1 बजे के बाद का टाइम, और दूसरा 2 व्हीलर, तीसरा उसका चलते हुए 50-60 की स्पीड में चलते हुए उसका रिम मुड़ के फंस जाए, और ऊपर 2 मतलब ड्राइवर और पिल्लो राइडर दोनों बैठे हों। लेकिन उस सारे प्रोसेस में वो स्कूटर सीधा का सीधा जो है ना बंद होके उसकी साइड में आ गया, रोड साइड पे आ गया एकदम। झटका भी नहीं लगा, गिरना तो बहुत दूर है, मतलब झटका भी नहीं लगा। और मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि मैं इतने चलते हुए स्कूटर को उस हालात में बंद कर सकूं या उसको इतना रोक सकूं कि 50-60 की स्पीड पे कोई पाँव लगा के भी नहीं रोक सकता रोड पे। लेकिन वो जैसे ही वो नीचे वो फंसा है, वैसे ही वो स्कूटर बंद और साइड में आ गया। नीचे से कम आधा घंटा करीब लगा उसको अंदर से खींच के निकालने में, जो रिम फंस के अंदर फंस गया था उसमें टूट के, उसको निकाला जैसे तैसे करके, फिर उसकी जगह उसकी स्टपनी डाली और फिर जाके घर गया। मतलब जब उसको दिखाया तो उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हुआ, मैंने कहा जी ऐसे चलता हुआ। तो कह रहे जी कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने कहा जी झटका भी नहीं लगा। मतलब जो चीज़ पहले सपने में क्या होनी थी और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होने थे, वो तो मतलब एक बार सोच लिया जाए तो वही अपने आप में जो ना हमारे होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो हकीकत में गुरुजी की ब्लेसिंग से जो हुआ वो इतना था कि काम तो वही हुआ जैसे मनोज बताया करता था कि जी भाई साहब एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट वो नहीं आ रहे, ना तो मोटरसाइकिल पे ना मेरे शरीर पे। तो वो चीज़ गुरुजी ने महसूस कराई कि कैसे गुरुजी जो है संगत को का कल्याण करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बहुत मतलब बिल्कुल सिंपल वे में उसको मुसीबत से निकाल के बिल्कुल बाहर रख देते हैं। क्योंकि गुरुजी के जो तरीका है वो यूनिक है हर संगत के साथ। जब एम्पायर स्टेट में जाया करते थे तो उस समय दूसरे हफ्ते में तीसरे में जो है ना वो संगत बढ़ने लगी थी और उसके लिए सेवादारों की ज़्यादा वो थी।
तो 3 बंदर के साथ में मेरा भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि उसके थ्रू बुलाया था, जो संगत सेवा में थे, इस वजह से वो सेवा का ही पार्ट हो गया था। तो उसमें अब गुरुजी ने सेवा बख्शी, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जब बड़े मंदिर में जब सेवा में जाया करते थे, तो वहाँ मेरे को वो मैंने वक्त गुजारा है कि जब मेरे को संगत का किसी का आउटलाइन दिखा दी गुरुजी ने कि इसको इस सेवा पे लेके आना है, और मैं ना उसका नाम जानता, ना उसका गांव जानता, ना उसको जानता कहीं, और मैं पूरे मंदिर में मतलब उसको ढूंढता घूम रहा हूँ कि कौन है जिसके बारे में गुरुजी ने मेरे को इशारा कराया कि इसको लेकर आना। और ऐसी बहुत संगत थी, बड़े हॉल में भी मेरे को जाना पड़ता था उसमें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसके लिए गुरुजी ने बोल दिया। और जैसे ही वो सामने आता था, तो वो जो आउटलाइन थी जो मेरे को वो होती थी, वो एकदम जैसे फिट होता है ना, जैसे फ्रेम में फिट हो जाते हैं, वैसे हो जाता था। मैं उनको जाके बोलता था। और ऐसी बहुत संगत है, उनको ना किसी भी जरिए से मैं जानता नहीं, लेकिन सिर्फ गुरुजी का आदेश। और मैंने यही किया है कि कोई माई का लाल जो है ना सेवा नहीं दे सकता सिवाय गुरुजी के, और सेवा कोई कर भी नहीं सकता सिवाय गुरुजी के। क्योंकि एक बार जैसे हम सेवा करते थे, तो जो ऑस्ट्रेलिया में अंकल हैं, जिन अंकल ने बताया था कि वो पिछला पहिया बबलिंग कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब वो शिवलिंग सेवा में वो गए और ऊपर चढ़ने का मौका मिला, सर्दियों के दिन थे, 2006 की सर्दियां थी, तो उस समय जब उसको ऊपर चढ़ने का मौका मिला, तो उनकी मदर भी साथ में सेवा में आया करते थे मॉर्निंग में। तो जब वो ऊपर चढ़ गया, चढ़ने के बाद सेवा होगी, निशान साहब बदले गए, उसकी शिवलिंग की धुलाई भी होगी, सब कुछ हो गई। तो वहाँ से जब वो नीचे उतर गए, तो उनकी मदर ने मेरे को बताया कि अंकल आज गुरुजी ने जो ना मेरे बेटे पे मतलब दोहरी कृपा की है। मैंने कि क्या हुआ? कहने लगे एक तो उसको ठंडे पानी से फोबिया था, तो इतनी सर्दी में वो पाइप के पानी में पूरा भीग गया और इसको कुछ नहीं हुआ। नहीं तो थोड़ा सा ही ठंडा पानी लगती जो ना इसको मतलब जुकाम या इस तरह की कोई परेशानी शुरू हो जाती थी, लेकिन गुरुजी ने वो चीज़ ख़त्म कर दी। एक दूसरे इसको हाइट से फोबिया था, हाइट का, गुरुजी ने वहाँ चढ़ा के शिवलिंग पे चढ़ा के इसका वो कर दिया। कह रहे एक ही झटके में गुरुजी उसके 2 कल्याण कर दिए उसके। तो वो हमारे साथ सेवा करता था, रात को लास्ट में हम जाया करते थे। तो अभिनव अंकल जो है, एक बार बड़े किचन में हम जो ना बड़े बर्तन जो मांजा करते थे, तो वो खड़े होकर नहीं मांजते थे, उसके लिए बैठना भी पड़ता था अंदर से अच्छे से उसको रगड़ा देने के लिए। मतलब ईंट से करो चाहे उससे करो, स्टील वूल से करो, उससे करने के लिए पूरा जोर तब लगता था जब बैठ के अच्छे से करते थे। तो एक दिन वो खड़ा हुआ कर रहा था, तो मैंने उसको टोका, मैंने कि भाई, मैंने कि अभिनव इसको जो है ना बैठ के कर तो जोर अच्छा लगेगा। तो उसने बताया कि मेरे जो है ना पाँव में घुटने के यहाँ जो है ना कोई वेन है वो पंक्चर हो गई है। मैंने क्या हुआ? तो जब हम सेवा करके निकले वहाँ, तो उसने इतना ही बताया कि मेरे पाँव में प्रॉब्लम है ऐसे से। बाहर आए तो मैंने कहा भी क्या हुआ तेरे पाँव में? और उधर उसकी शादी फिक्स हुई थी। तो कहने लगा कि ऐसे ऐसे जो है ना ये पाँव में पाँव के उसमें एक वेन है वो पंक्चर हो गई है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि इसको जितना जल्दी इसको ऑपरेट करा लोगे उतना ही ठीक है, नहीं तो ये जो फ्लूइड निकलेगा तो ये पाँव में परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं उसको बोला हंस के, मैंने कि भाई ये तेरी शादी में हम सब नाचेंगे, तू लंगड़ा के चलेगा? कह रहा नहीं, सब कुछ फाइनल हो गया, मैं सिर्फ सर्जन ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा अच्छा सर्जन है इस लाइन का जिसे मैं ऑपरेशन कराऊँ। तो मैंने कहा, क्योंकि उससे पहले मैं अपने पाँव के लिए मैं गुरुजी की वो कृपा देख चुका था, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कि ऑपरेशन तो तूने कराना ही है, वो तो फाइनल है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे जो है ना एक विकासपुरी में एक अंकल हैं, सरदार जी हैं, और एक काम कर उनको दिखा ले। मैंने भी दिखाया था, तो मेरा तो ठीक सब ठीक चल रहा है, मतलब पाँव का उसमें वो तो पीस टूटा पड़ा है, लेकिन ये पाँव मेरे को वैसे दिक्कत नहीं कर रहा, ना भागने में, ना दौड़ने में, ना चलने में, ना वजन उठाने में, किसी भी तरह से नहीं कर रहा। तो एक काम कर उनको दिखा ले। तो एक दिन फिक्स हुआ, मैं वो उनकी मदर, अभिनव अंकल की मदर, और हम तीनों जो है ना उनके यहाँ गए। तो उसमें शब्द चल रहे थे, जैसे नॉर्मली संगत के साथ होता है कि गाड़ी में शब्द ही चलते हैं नॉर्मली, जब क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो गाने ये इधर उधर की चीज़ें वो चीज़ खत्म हो जाती हैं, जिनको शब्द में रस आने लगता है तो वो शब्द ही चलते हैं। तो उनके उसमें भी शब्द चल रहे थे। और जिनके यहाँ हमने उनको इलाज के लिए लेके गया था, उनके यहाँ भी था
कि टीवी पे पंजाबी चैनल चलता था जिस पर शब्द ही चलते थे, मतलब वहाँ उस पर हमेशा शब्द ही चलते थे। तो जब हम वहाँ से गाड़ी से उतरे तो जो शब्द गाड़ी में चल रहा था, जहाँ वो बंद किया है, जैसे हमने उनके उसमें एंट्री किया क्लिनिक में, वैसी वही शब्द वहाँ से आगे चल रहा था। उसको दिखाया, हमने उनको दिखाया कि मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है ये। उन्होंने पाँव देखा, एक बार करके उनको 2-4 बार 5 बार मेरे ख्याल में बुलाया होगा उनको कि भाई आप आना, और उनको बोल दिया कि भाई जो मैंने करना था वो ठीक है। तो उनके मदर ने मेरे को बताया था बड़े मंदिर में आके कि अंकल जो शब्द उसमें गाड़ी में चल रहा था और जहाँ बंद हुआ था, अंदर जैसे ही पहुंचे तो वही शब्द वहाँ से आगे चल रहा था उसमें टीवी में। तो अगर मैं तभी समझ गई थी कि ये तो यहाँ तो गुरुजी ने भेजा है और अब मेरा बेटे का पाँव जो है वो ठीक हो जाएगा। और वो हकीकत भी है कि उसके बाद उसको ना तो ऑपरेशन की आज तक ज़रूरत पड़ी है, जैसे मुझे कभी ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी है। और वो 4-5 बार जो सिटिंग उन्होंने करी थी, उसके बाद में आज तक उसकी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि उस पाँव ने उसको तंग किया हो, परेशान किया हो, जिसके लिए वो ऑपरेशन कराने के लिए घूम रहा था। गुरुजी ने एक बहुत हल्के से वहाँ पहुँचा के और उसका कल्याण कर दिया। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कभी